तो मिल्क के प्रोडक्शन को इंक्रीज किया गया, मिल्क को जुडिशियसली यूज किया गया, मिल्क के प्रोडक्शन को इंक्रीज किया गया। तो फार्मर्स जो पहले एक साल में लेट्स से एक गिवन अमाउंट ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस कर पा रहे थे, क्योंकि यील्ड मतलब एक ही पॉन्ड में 5 से 6 वैरायटीज की मतलब अलग अलग स्पीशीज की फिश क्रॉप्स ग्रो भी कर रहा है, तो भी उसको वीड से, पेस्ट से, डिजीजेस से प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना फिर क्रॉप प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा। वीड क्या होता है, करवाते हैं, मेटिंग करवाते हैं, पर वो जो एनिमल्स है उनकी स्पीशीज सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर इसी को बोलते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। ये इस हेलो एवरीवन, दिस इज मी श्रुति, और साइंस टीचर फ्रॉम इकोनॉमिक्स क्लासेस, एंड आज का हमारा टॉपिक है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इस चैप्टर में मेनली हमें ये पढ़ना है कि जितने भी फूड रिसोर्सेज हैं, चाहे वो वेजिटेरियन हो चाहे वो नॉन वेजिटेरियन हो, तो उसके प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, उसके क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, उसे कैसे स्टोर किया जाता है, ताकि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की डिमांड्स को मीट किया जा सके। जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो नंबर ऑफ पीपल बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हर एक को फूड चाहिए। तो जब तक इतना फूड होगा ही नहीं तो फिर हर एक को फूड कैसे मिलेगा, है ना। तो कैसे फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाएगा और उसे कैसे प्रॉपर्ली उसकी क्वालिटी को बढ़ाया जाएगा, कौन कौन से ऐसे स्टेप्स लिए जाएंगे, वही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, द नीड फॉर इम्प्रूविंग फूड रिसोर्सेज। अब फूड रिसोर्सेज इंप्रूव करने की ऐसे क्या जरूरत पड़ गई, मतलब क्या जरूरत है फूड रिसोर्सेज को इंप्रूव करना, उनके प्रोडक्शन को बढ़ाना, क्वालिटी को बढ़ाना। तो सबसे पहले क्या है, पॉपुलेशन प्रेशर, यानी कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा है। तो इंडियाज पॉपुलेशन इज ओवर 1 बिलियन एंड इट इज ग्रोइंग, अभी भी बढ़ते जा रही है, रिक्वायरिंग मोर देन $250 बिलियन टन्स ऑफ ग्रेन एनुअली, यानी कि बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ ग्रेन्स लगते हैं एक साल में, मतलब बहुत ज्यादा फूड लगता है क्योंकि लोग ज्यादा है ना, जो अनाज है वो काफी ज्यादा लगता है। तो अगर हम लोग प्रॉपरली उसको ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, अगर हम लोग उस रिक्वायरमेंट को मीट ही नहीं कर पाएंगे, तो काफी लोग भूखे रह जाएंगे। तो ऐसा ना हो इसलिए हमें क्या करना है, फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, पॉपुलेशन प्रेशर, यानी कि जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है, लोग हैं वो बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए उनके फूड रिक्वायरमेंट को, हर एक को खाना मिले, इसलिए हम लोग को क्या करना है, फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। फिर लिमिटेड लैंड, हमारे पास जो कल्टिवेबल लैंड है जिसपे एग्रीकल्चर, जिसपे खेती की जा सकती है, वो बहुत ही कम है। Since cultivable land is intensive and limited, we cannot simply increase the area of land under cultivation. We must increase production efficiency. अब बहुत लोग बोलेंगे कि हमें पेड़ वगैरह काट करके वहां पे खेती करनी चालू कर देनी चाहिए, पर ये सोल्यूशन नहीं है। हमारे पास जितना भी हो सके तो लैंड काफी लिमिटेड है, तो अब लैंड का जो एरिया है उसको और बढ़ाने का, एग्रीकल्चर का एरिया और बढ़ाना इज नॉट द सोल्यूशन, क्योंकि पॉपुलेशन तो और बढ़ती जाएगी। तो अगर फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो हमें कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि लिमिटेड रिसोर्सेज में हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाए, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज में हम ज्यादा फूड प्रोड्यूस कर पाए, ठीक है, तो ज्यादा सरप्लस ऑब्टेन कर पाए। तो लिमिटेड लैंड एक दूसरा रीजन है कि हमारे पास लैंड बहुत लिमिटेड है, तो हमें कुछ ऐसे स्टेप्स अपनाने पड़ेंगे जिससे हमारी प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ जाए, ज्यादा प्रोड्यूस हम लोग इकट्ठा कर पाए। नाउ पास्ट सक्सेसेस, अब कुछ पास्ट सक्सेसेस क्या है, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में जो फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज किया गया था बाय अडॉप्टिंग वेरियस स्टेप्स, जैसे काफी अच्छे वैरायटी के सीड्स यूज किए गए थे और हाई टेक्नोलॉजी यूज की गई थी। फिर इरिगेशन फैसिलिटीज, अलग अलग इरिगेशन के जो प्रोसेस है, मेथड है, फिर और भी काफी स्टेप्स यूटिलाइज किए गए थे, स्टेप्स उठाए गए थे, जिससे ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, यानी कि जो फूड ग्रेन है उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। फिर व्हाइट रेवोल्यूशन, इसमें क्या होता है, इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी एंड एफिशिएंट यूज ऑफ मिल्क, तो मिल्क के प्रोडक्शन को इंक्रीज किया गया, मिल्क को जुडिशियसली यूज किया गया, मिल्क के प्रोडक्शन को इंक्रीज किया गया बाय अडॉप्टिंग वेरियस स्टेप्स। तो वो किस नाम से जाना गया, व्हाइट रेवोल्यूशन। अब सस्टेनेबिलिटी भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम सिंपली खाली फूड प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर सकते अगर हमारा एनवायरनमेंट डैमेज हो रहा है। पेड़ों को काट करके एग्रीकल्चर करना वहां पे इज नॉट द राइट थिंग,
ठीक है। और भी काफी चीजें हैं, जैसे एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स जब भी यूज करते हैं तो वाटर पोल्यूशन होता है, क्योंकि जितना फर्टिलाइजर है वो नालों से बह के रिवर्स में जाता है। तो ये सारे स्टेप्स नहीं होने चाहिए, वरना हमारे इन्वायरमेंट में एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, हमारा इन्वायरमेंट डैमेज होगा। तो ऐसा ना हो, इसलिए उसका भी ध्यान रखना है कि ऐसे स्टेप्स उठाएं जिससे इन्वायरमेंट को भी डैमेज ना हो। तो सस्टेनेबिलिटी क्या है? इंक्रीज इन प्रोडक्शन मस्ट बी सस्टेनेबल एंड शुड नॉट डैमेज द इन्वायरमेंट और डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंसेस। मतलब कि इकोलॉजिकल बैलेंस, इन्वायरमेंट का जो बैलेंस है, ठीक है, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही हमें फूड प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। अब कितने तरह के क्रॉप्स होते हैं और वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं? सबसे पहले सीरियल्स में क्या क्या आते हैं? व्हीट, राइस, मेज, मिलेट्स, सोरगम, ठीक है, ये हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं फॉर एनर्जी। तो कार्बोहाइड्रेट्स उन न्यूट्रिएंट्स में आते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, फैट्स उन न्यूट्रिएंट्स में आते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फिर पल्सेस जैसे ग्राम, पी, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, पिजन पी, लेंटिल, तो ये सब प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। तो पल्सेस क्या प्रोवाइड करेंगे? प्रोटीन, जैसे जितनी भी दालें वगैरह होती हैं, और फिर चना, छोला, ये सब क्या प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। फिर ऑयल सीड्स में सोयाबीन है, ग्राउंडनट है, सेसमे यानी कि तिल, फिर मस्टर्ड जैसे सरसों, फिर लिनसीड, सनफ्लावर, ठीक है, ये नेसेसरी फैट्स प्रोवाइड करते हैं। फैट भी हमारे बॉडी में एनर्जी, मतलब हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फैट्स। कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? फैट प्रोवाइड करता है। इसीलिए फैट अगर हम लोग कम क्वांटिटी में भी कंज्यूम करें तो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। फिर एक्सेस फैट अगर कंज्यूम करते हैं तो ओबेसिटी हो जाती है, तो एक्सेस फैट कंज्यूम नहीं करना है। फिर वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स, ये हमें विटामिन्स और मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं जो हमें डिजीज वगैरह से बचाते हैं, बीमारियों से बचाते हैं। तो ये प्रोटेक्टिव फूड है, ठीक है। नाउ अलॉन्ग विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, तो ये सब हमें किससे मिलते हैं? वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, फ्रूट्स वगैरह से। फिर आते हैं फॉडर क्रॉप्स। फॉडर क्रॉप्स क्या होते हैं? जो कैटल वगैरह को चारा देने में काम आते हैं, जैसे गाय, भैंस, ये सब का जो खाना होता है उसको बोलते हैं फॉडर क्रॉप। तो बरसीम हो गया, ओट्स हो गया, सुडान ग्रास हो गया, तो दे आर रेज्ड एज फूड फॉर लाइवस्टॉक यानी कि कैटल, जैसे भेड़, बकरी, गाय, भैंस, तो ये सब किस में आते हैं? किस कैटेगरी में? कैटल के कैटेगरी में आते हैं। तो इनको खाने, जो इनके खाने के लिए जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं उन्हें बोला जाता है फॉडर क्रॉप, ठीक है। अब क्रॉप सीजन्स इन इंडिया क्या है? डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशंस, टेम्परेचर्स एंड फोटो पीरियड्स, दैट इज ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट फॉर ग्रोथ। तो अलग अलग जो क्रॉप्स होते हैं उन्हें अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस लगता है, ठीक है। सारे क्रॉप्स एक ही क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो नहीं करते हैं। फिर टेम्परेचर अलग अलग होता है सबका, ऑप्टिमम टेम्परेचर हर एक क्रॉप के उगने का अलग अलग होता है। फिर फोटो पीरियड यानी कि कितना ड्यूरेशन उन्हें मिल रहा है सनलाइट का, सनलाइट कितनी मिल रही है, तो ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। तो उस बेसिस पे दो सीजन्स है, एक है खारिफ सीजन और इस टाइम पे जो क्रॉप्स उगते हैं उन्हें बोला जाता है खारिफ क्रॉप। एक है रबी सीजन और इस टाइम पे जो क्रॉप उगाए जाते हैं उन्हें बोला जाता है रबी क्रॉप। तो खारिफ सीजन में क्या है? दे आर ग्रोन इन रेनी सीजन फ्रॉम जून टू अक्टूबर, एग्जाम्पल पैडी जैसे राइस। फिर सोयाबीन, पिजन पी, मेज, कॉटन, ये सब किस में आते हैं? खारिफ क्रॉप्स में आते हैं। इन्हें रेनी सीजन के टाइम पे उगाया जाता है एंड इनका पीरियड क्या है? जून से लेके अक्टूबर। फिर रबी सीजन क्या है? दे आर ग्रोन इन द विंटर सीजन, इन्हें विंटर सीजन के टाइम पे उगाया जाता है। इनका पीरियड है नवंबर से लेके अप्रैल तक, यानी कि नवंबर में इन्हें उगाया जाएगा, अप्रैल तक इनका हार्वेस्टिंग पीरियड आ जाएगा, तब तक हम लोग इसे यूज कर पाएंगे इन क्रॉप्स को। फिर एग्जाम्पल क्या है? व्हीट, ग्राम, पीस, मस्टर्ड, तो ये सब रबी क्रॉप्स के कुछ एग्जाम्पल्स है। अब मेजर एक्टिविटीज फॉर इंप्रूविंग क्रॉप यील्ड, अगर हमें क्रॉप की क्वालिटी इंक्रीज करनी है, क्रॉप का जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करना है, तो हमें कुछ वैरायटी ऑफ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। सबसे पहले क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप की वैरायटी अच्छी होनी चाहिए, वैरायटी इंप्रूव्ड होनी चाहिए, जिसके लिए हम यूज करेंगे हाई क्वालिटी सीड्स। फिर दूसरा है क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, इसमें वो सभी टेक्निक्स आएंगी जो क्रॉप के प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगी इफेक्टिवली, ठीक है। फिर लास्ट क्या है? जो क्रॉप अब हार्वेस्ट हो चुका है उसको प्रोटेक्ट करना है, डिजीज वगैरह से बचाना है,
ठीक है, पेस्ट वगैरह से बचाना है, इंसेक्ट से बचाना है, तो ये किस में आता है, क्रॉप प्रोटेक्शन। तो प्रॉपर स्टोरेज होना चाहिए क्रॉप का, वरना जो भी हमने प्रोड्यूस किया उसमें से बहुत कुछ क्या है, वेस्ट हो जाएगा, सड़ जाएगा, तो वो नहीं करना है, क्योंकि क्रॉप प्रोडक्शन फिर इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। तो क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का सबसे पहला स्टेप क्या है, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। इसमें हमें क्या करना होता है, हमें नहीं, जो फार्मर्स होते हैं उनको ऐसे क्रॉप सिलेक्ट करने हैं जो हायर यील्ड प्रोवाइड करें, मतलब सीड वैरायटी अच्छी होनी चाहिए, सीड्स जो हैं वो क्रॉप्स में टर्न हो पाए, क्रॉप्स में ग्रो करें, क्योंकि बहुत बार होता है कि जो सीड्स होते हैं वो क्रॉप्स में टर्न नहीं हो पाते, जिसकी वजह से जो ओवरऑल प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें करना क्या है, इट इन्वॉल्व सिलेक्टिंग अ क्रॉप वैरायटी दैट गिव्स अ गुड यील्ड थ्रू ब्रीडिंग फॉर यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम लोग ऐसी सीड वैरायटी कैसे प्रोड्यूस करवा पाएंगे, थ्रू ब्रीडिंग बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला मेथड है हाइब्रिडाइजेशन। इसमें होता क्या है, क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स, मतलब कि जो प्लांट्स डिसिमिलर हैं उनमें हम लोग क्या करवाते हैं, क्रॉसिंग करवाते हैं। अब इससे होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल एक जो प्लांट है वो डिजीज रेजिस्टेंट है, मतलब उसको इजीली डिजीज नहीं लगते हैं, और दूसरा जो प्लांट है उसकी सीड वैरायटी बहुत ज्यादा अच्छी है, उसकी यील्ड बहुत ज्यादा अच्छी है, मतलब कि मोस्ट ऑफ द सीड्स जो है वो क्रॉप्स में टर्न हो जाते हैं। तो हमने क्या किया, दोनों ही प्लांट को ब्रीड करवा दिया, दोनों प्लांट्स का जो है वो क्रॉस करवा दिया। तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है अब उसमें ना डिजीज लगेगा, वो डिजीज रेजिस्टेंट भी है, साथ ही साथ उसकी जो यील्ड है वो भी ज्यादा है, मतलब कि जो सीड की जो वैरायटी है वो भी अच्छी है, स्ट्रॉन्गर गुड यील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ज्यादा जो सीड्स है वो क्रॉप्स में टर्न हो जा रहे हैं। ठीक है, तो जो बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स थे दोनों ही पेरेंट्स के वो किस में आ गए, उसके ऑफस्प्रिंग में आ गए। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हम लोग जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स लेते हैं, एक प्लांट का कोई अपना बेस्ट ट्रेट है, दूसरे प्लांट का अपनी कोई खासियत है, तो दोनों को हम लोग क्रॉस करवाते हैं, जिससे जो फाइनल प्लांट होता है उसमें बेस्ट ट्रेट्स आ जाते हैं दोनों पेरेंट्स के। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन इंटर वैराइटल भी हो सकता है, जैसे बिटवीन डिफरेंट वैरायटीज, अलग अलग वैरायटीज ऑफ प्लांट्स का क्रॉस करवाया जा रहा है। फिर दूसरा क्या है, इंटर स्पेसिफिक, यानी बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज ऑफ द सेम जेनस। तो अब स्पीशी क्या होता है और जेनस क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लायन एंड टाइगर है, तो लायन का जो साइंटिफिक नेम है वो है पैंथेरा लियो। ठीक है, टाइगर का है पैंथेरा टिग्रिस। तो इसमें जो जेनस है वो क्या है, पैंथेरा है, यानी कि दोनों सेम जेनस से बिलोंग करते हैं, लायन एंड टाइगर। अब जेनस क्या होता है, जैसे कि लायन एंड टाइगर का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो बोन स्ट्रक्चर है वो सेम है, दोनों एक तरह से रोर करते हैं, मतलब जो आवाज होती है वो भी सेम है। तो जेनस क्या होता है, सेम जेनस के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स काफी हद तक सिमिलर होते हैं, पर सेम स्पीशी का होना मतलब सेम प्रजाति का होना। आप लायन को टाइगर नहीं बोल सकते, आप पैंथेरा टिग्रिस नहीं बोल सकते उसे, ना ही टाइगर को आप पैंथेरा लियो बोल सकते हो। व्हाई, बिकॉज वो सेम स्पीशी में बिलोंग नहीं करते हैं, एक लियो में बिलोंग करता है, एक टिग्रिस में बिलोंग करता है। तो जो सेम स्पीशी के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिट्टो सेम होते हैं, मतलब कि दिखने में भी, कैरेक्टरिस्टिक्स में भी। ठीक है, पर जेनस में ऐसा नहीं होता, कुछ क्वालिटीज जो है वो सिमिलर होती है, कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि हम लोग डिफरेंट स्पीशीज का भी क्रॉस करवा सकते हैं। ये तो एनिमल का मैंने एग्जांपल दिया था, प्लांट्स के केस में ऐसा होता है कि डिफरेंट स्पीशीज का क्रॉस करवाते हैं। ठीक है, बट दोनों का जो जेनस है वो सेम होना चाहिए। फिर थर्ड क्या है, इंटर जेनेरिक। अब यहाँ पे क्या है, हाइब्रिडाइजेशन दो डिफरेंट जेनस के बीच में भी हो सकता है, जैसे अलग अलग जैसे जेनस है, यहाँ पे तो जेनस सेम था, बहुत सारे केसेस में क्या है जेनस भी डिफरेंट हो सकता है, तो बहुत बार हाइब्रिडाइजेशन वैसे भी करवाया जाता है। तो ये तीन तरीके हैं हाइब्रिडाइजेशन करवाने के, जिससे हम लोग क्या है ऐसे सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं जो अच्छी क्वालिटी के हों। ठीक है, उनकी वैरायटी अच्छी हो जाए। फिर जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या है,
introducing a specific gene to provide a desired characteristic resulting in genetically modified crops। तो इसमें साइंटिस्ट क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप में एक स्पेसिफिक जीन इंसर्ट कर देते हैं ताकि उसमें उस जीन की जो क्वालिटी है वो उस क्रॉप में आ जाए। जैसे डिजीज रेजिस्टेंट होना, एक प्लांट मान लो बहुत अच्छा है, हर एक कैरेक्टरिस्टिक अच्छा है उसका, पर वो डिजीज रेजिस्टेंट नहीं है, आसानी से उसमें कीड़े लग जाते हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उसमें एक ऐसा जीन डाला जो उसके डिजीज रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेगा। अब उसमें आसानी से कीड़े नहीं लगेंगे। तो अब वो जो क्रॉप है वो जेनेटिकली उसे चेंज किया गया है, उसमें दूसरा जीन डाला गया है और जेनेटिकली उसे चेंज किया गया है, और ऐसे क्रॉप्स को बोला जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ठीक है, तो इसको कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट क्यों करना चाहिए? सबसे पहले इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी पर एकड़ ऑफ लैंड, मतलब एक एकड़ के हिसाब से ज्यादा क्रॉप्स प्रोड्यूस होंगे। पहले कम हो रहे थे, अब उसी सेम एरिया ऑफ लैंड में क्या है, ज्यादा क्रॉप्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। फिर इंप्रूव्ड क्वालिटी, क्वालिटी भी इंक्रीज्ड है, जैसे बेकिंग क्वालिटी इन व्हीट, प्रोटीन क्वालिटी इन पल्सेस, ऑयल क्वालिटी इन ऑयल सीड, सब कुछ क्या है, इंप्रूव हो जाता है अगर वैरायटी अच्छी हो जाती है तो। फिर बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस, यानी कि जो बायोटिक फैक्टर्स है, जो लिविंग फैक्टर्स है जो प्लांट को डिस्ट्रॉय करते हैं, जैसे कीड़े हो गए, फिर पेस्ट वगैरह हो गए, तो ये सब क्या है, प्लांट को खा जाते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, सड़ा देते हैं। तो इन सब फैक्टर्स से प्रोटेक्शन मिलता है। अगर वैरायटी अच्छी होती है तो प्लांट इजीली सड़ता नहीं है, उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। फिर एबायोटिक रेजिस्टेंस क्या है, जैसे कि जो नॉन लिविंग फैक्टर्स है, जैसे एक्सेसिव धूप, फिर रेनफॉल, फिर विंड, ये सब क्या है, एबायोटिक फैक्टर्स है। तो रेजिस्टेंस टू बायोटिक स्ट्रेसेस जैसे डिजीजेस, इंसेक्ट्स, नेमाटोड्स, ठीक है, नेमाटोड्स क्या है, जैसे अर्थवॉर्म्स वगैरह हो गए। एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस जैसे कि सूखा पड़ गया, सैलिनिटी यानी कि सॉइल में जो सॉल्ट का कंटेंट है वो इंक्रीज हो गया, फिर हीट, कोल्ड, फ्रॉस्ट, ये सब वेदर कंडीशंस का चेंज हो जाना। तो प्लांट की अगर वैरायटी अच्छी होगी तो वो इन सभी कंडीशंस को क्या कर पाएगा, विथस्टैंड कर पाएगा, सभी कंडीशंस को सह पाएगा। अब चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, शॉर्टनिंग द ड्यूरेशन फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग, यानी कि जो सोइंग से लेके जब बीज डालते हैं उसको बोलते हैं सोइंग, और हार्वेस्टिंग यानी कि जब क्रॉप्स निकालने का टाइम आ जाता है, ठीक है, क्रॉप्स को लेने का टाइम आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग। तो जो सोइंग टू हार्वेस्टिंग वाला जो पीरियड है वो छोटा होना चाहिए ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स मतलब प्रोड्यूस करवा पाए। तो ये जो पीरियड है वो छोटा हो जाता है अगर वैरायटी अच्छी हो, तो जो क्रॉप्स होते हैं वो जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं। It allows farmers to grow multiple rounds of crops and reduces the cost। तो फार्मर्स जो पहले एक साल में लेट से एक गिवन अमाउंट ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस कर पा रहे थे क्योंकि टाइम लग रहा था क्रॉप को मैच्योर होने में, अब उसका जो मैच्योरेशन पीरियड है वो शॉर्ट हो गया, तो अब फार्मर जो है वो कई ज्यादा अमाउंट ऑफ क्रॉप्स प्रोड्यूस कर पा रहा है। फिर वाइडर अडेप्टेबिलिटी, डेवलपिंग वैरायटीज दैट कैन ग्रो अंडर डाइवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो ऐसे जो वैरायटीज प्रोड्यूस होते हैं वो डिफरेंट एनवायरमेंट कंडीशंस में भी ग्रो कर सकते हैं, मतलब रेजिस्टेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, वेदर कंडीशंस या बायोटिक फैक्टर्स से उतना इजीली इफेक्ट नहीं होते हैं। फिर डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, अब मान लीजिए किसी क्रॉप में एक सर्टेन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक चाहिए तो अब उसे भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है थ्रू जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जो हमने ऊपर पढ़ा था, जैसे टॉलनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग फॉर फॉडर क्रॉप्स। तो फॉडर क्रॉप्स जो है वो टॉल होने चाहिए और जो सीरियल्स है वो छोटे होने चाहिए, ड्वार्फ होने चाहिए। क्यों? सो दे कंज्यूम फ्यूअर न्यूट्रिएंट्स। जो भी क्रॉप जितना लंबा होगा उसे उतना ग्रो करवाने के लिए और न्यूट्रिएंट्स लगेंगे। तो सीरियल्स जो है वो क्या है, छोटे होने चाहिए, क्योंकि हाइट का क्या काम है, हमें तो दानों से काम है ना सीरियल्स के केस में, तो फिर हाइट से कोई काम ही नहीं है। तो सीरियल की जो हाइट है वो क्या है, छोटी होनी चाहिए ताकि फालतू में न्यूट्रिएंट उसकी हाइट को बढ़ाने के लिए वेस्ट ना हो। तो अगर हमें कोई स्पेसिफिक ट्रेट चाहिए जैसे टॉलनेस या ड्वार्फनेस, तो उसे भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन के थ्रू प्रोड्यूस किया जा सकता है क्रॉप में। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, यानी कि ऐसे कौन कौन से प्रोडक्शन टेक्निक्स है जिन्हें यूज करके क्रॉप के प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके। तो प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन द फार्मर्स परचेजिंग कैपेसिटी फॉर इनपुट, यानी कि फार्मर के पास कितना पैसा है इनपुट खरीदने का। अलग अलग चीजें लगती है ना एग्रीकल्चर में, बहुत सारा जो इनपुट देना पड़ता है, बहुत सारी चीजें लगती हैं। तो अब फार्मर कितनी चीजें खरीद सकता है, कितना खर्च कर सकता है,
ग्रो करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए, ठीक है। तो वो सब पे ध्यान देना पड़ता है। इनपुट्स एंड टेक्नोलॉजी, कितनी टेक्नोलॉजी वो यूज कर सकता है, कितनी टेक्नोलॉजी उसके पास है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह उसके पास है, उस पर भी डिपेंडेंट है। तो इट कैन बी एट 3 लेवल। सबसे पहला क्या है, नो कॉस्ट प्रोडक्शन। इस केस में जो फार्मर है वो नेचुरली अवेलेबल चीजों को यूज करके एग्रीकल्चर करेगा, कुछ खर्चा नहीं करेगा, ना के बराबर खर्चा करेगा। जैसे अगर सीड्स भी उसे लेने होंगे तो वाइल्ड सीड्स को, जो ऐसे ही जंगली सीड मिलते हैं, उसी को ग्रो करेगा, जैसे उसे बेरीज उगाने हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, नो कॉस्ट प्रोडक्शन। और वो खाली रेनफॉल पे वो डिपेंडेंट रहेगा, अगर बारिश अच्छी हुई तो उसके क्रॉप्स उग जाएंगे, अगर नहीं हुई तो नहीं उगेंगे। तो ये सब किस में आते हैं, नो कॉस्ट प्रोडक्शन में, कि फार्मर नेचुरल चीजों को यूज करके बिना किसी कॉस्ट को इनकर किए वो एग्रीकल्चर कर रहा है, उसे कुछ कमाना है। फिर लो कॉस्ट प्रोडक्शन क्या है, इस केस में कुछ खर्चा करता है पैसे कमाने के लिए, जैसे कि सीड्स वो खरीद करके ले आया, या जो नेचुरल जो खाद वगैरह है जैसे गोबर वगैरह है वो सब यूज करके, मतलब उसने एग्रीकल्चर किया, ज्यादा तामझाम नहीं, बट थोड़ा कॉस्ट इनकर उसको करना है, ठीक है, लो कॉस्ट प्रोडक्शन में। फिर हाई कॉस्ट प्रोडक्शन में क्या है, इस केस में फार्मर बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करता है, बेस्ट मशीन्स यूज करता है, बेस्ट क्वालिटी फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज करता है, जो उसे यूज करना है वो करता है, ताकि उसका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो सके और वो उससे पैसे कमा सके। तो 3 तरह के प्रोडक्शन प्रोसेस होते हैं, एक है नो कॉस्ट, फिर है लो कॉस्ट, एंड लास्टली क्या है, हाई कॉस्ट प्रोडक्शन। अब न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। Plants require 16 essential nutrients supplied by air, water and soil. तो plants को 16 essential nutrients लगते हैं for their growth. तो air से उसे कौन कौन से nutrients मिलते हैं, जैसे air से उसे carbon and oxygen मिलता है, वाटर से उसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलता है, सॉइल से उसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है, जो प्लांट को बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या है, जो प्लांट को कम अमाउंट में भी चल जाएगा, ठीक है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है, रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। फिर जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सब क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के कैटेगरी में आते हैं, और प्लांट को ये सभी न्यूट्रिएंट्स ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे आयरन, मैंगनीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, तो ये सब जो न्यूट्रिएंट्स है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं, क्योंकि ये सब स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड है, प्लांट को भर भर के नहीं चाहिए। फिर मैन्योर। मैन्योर क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर जिससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, जो खाद जिसको बोलते हैं, जो सॉइल में मिलाया जाता है ताकि क्रॉप्स अच्छे से ग्रो करें। तो इट कंटेन्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर क्या है, जैसे काउ डंग वगैरह हो गया, सड़ा हुआ कोई भी सब्जी का छिलका, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक मैटर में आता है। तो जितने भी लिविंग चीजों से ऑब्टेन, मतलब लिविंग बीइंग से ऑब्टेन जितनी भी चीजें हैं, जैसे डीकेड ऑर्गेनिक मैटर, इन्हें सड़ाया जाता है, ठीक है। तो जितने दिन सड़ाया जाएगा उतना ही ये क्या है, सॉइल को आगे जाकर के फर्टाइल करेगा। तो कंटेन्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है, न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, ठीक है। तो अब न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं तो इनकी बेनिफिट क्या है, मैन्योर डालने की क्या बेनिफिट है। नाउ एनरिचेस सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। तो सॉइल को न्यूट्रिएंट मिलता है, ऑर्गेनिक मैटर मिलता है, ऑर्गेनिक मैटर से सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। फिर सॉइल स्ट्रक्चर इंप्रूव्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल जो होता है वो वाटर होल्ड नहीं करता है, तो अगर हम लोग उसमें ऑर्गेनिक मैटर ये सब डालते हैं, मैन्योर डालते हैं, तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, वो वाटर होल्ड कर पाता है, वाटर रिटेन कर पाता है, एंड हेल्प्स ड्रेनेज, प्रिवेंट्स वाटर लॉगिंग इन क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल में बहुत बार क्या है, पानी जम जाता है जिसकी वजह से प्लांट्स सफोकेट हो सकते हैं। तो मैन्योर डालने से क्लेई सॉइल में वाटर लॉगिंग नहीं होती है। अब इको फ्रेंडली, रिसाइकल्स बायोलॉजिकल वेस्ट, जितना भी जो सब्जी के छिलके हैं, जो सड़ी गली सब्जियां हैं, फिर काउडंग वगैरह है, ये सब वेस्ट है, तो इसको रिसाइकल किया जा सकता है, कुछ यूजफुल बनाया जा सकता है, इससे खाद बनाई जा सकती है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी क्या है, इंक्रीज हो जाएगी। अब टाइप्स ऑफ मैन्योर, सबसे पहले क्या है, कॉम्पोस्ट। कॉम्पोस्ट में क्या क्या होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ लाइव स्टॉक एक्सक्रीटा। एक्सक्रीटा यानी कि जो डंग वगैरह होता है, काउ डंग हो गया और भी एनिमल का जो डंग हो गया, तो ये सब इसमें होता है। वेजिटेबल वेस्ट होता है, सब्जी के छिलके वगैरह, सड़ी हुई सब्जियां। फिर डोमेस्टिक वेस्ट इन पिट्स, जितना भी घर का कचरा होता है,
जो बायोडिग्रेडेबल है, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज कर सकते हैं। इसमें प्लास्टिक कहीं से भी नहीं आएगा, क्योंकि जो प्लास्टिक है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, उस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट नहीं कर सकते, उसको डिकम्पोज नहीं कर सकते। नाउ वर्मी कॉम्पोस्ट क्या है? जब कॉम्पोस्ट में अर्थवॉर्म्स मिला दिए जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? वर्मी कॉम्पोस्ट बन जाता है। तो अर्थवॉर्म्स भी बहुत यूजफुल होते हैं। अगर हम लोग इसको खाद में मिला देते हैं अर्थवॉर्म्स को भी, तो वो सॉइल में जाएंगे एंड फिर अर्थवॉर्म्स ना सॉइल के अंदर बाहर करते रहते हैं, जिसके वजह से सॉइल की जो एरेबिलिटी है, ठीक है, वो इंक्रीज होती है। मतलब एकदम भी प्लांट जो है वो सफोकेट नहीं होता है, सॉइल के बीच में एयर स्पेसेस क्रिएट होते हैं और उसमें ऑक्सीजन और जितने भी यूजफुल गैसेस हैं वहां पे रह सकते हैं एंड प्लांट उसे भी ले सकता है। फिर ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर क्या है? फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स लाइक सन हेम्प और गुआर आर ग्रोन एंड देन मल्च्ड इनटू द सॉइल बाय प्लोइंग बिफोर सोइंग क्रॉप्स टू एनरिच सॉइल विथ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। तो जो फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं जैसे सन हेम्प हो गया, गुआर हो गया, तो इन्हें क्या किया जाता है? मैन्योर में डाल दिया जाता है एंड फिर सॉइल में मिक्स कर दिया जाता है। और ये जो है वो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस में बहुत ज्यादा रिच होते हैं। तो जब इन्हें डाला जाता है तो सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है, सॉइल का जो न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है एंड वो प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल है। तो इसे ग्रीन मैन्योर कहा जाता है, जिसमें हम लोग ऐसे कुछ प्लांट्स को भी डाल देते हैं मैन्योर में, खाद में। अब नेक्स्ट क्या है? फर्टिलाइजर है। तो फर्टिलाइजर्स दे आर कमर्शियली प्रोड्यूस्ड केमिकल्स। तो ये केमिकल्स की कैटेगरी में आते हैं, ये नेचुरली ऑब्टेन नहीं किए जाते, इन्हें केमिकली प्रोड्यूस किया जाता है बाय सप्लाइंग नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। ये सॉइल को ये सभी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं। दे इंश्योर गुड वेजिटेटिव ग्रोथ, जैसे लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स एंड हायर यील्ड। तो ये यील्ड इंक्रीज करते हैं, प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं, ग्रोथ को बढ़ाते हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर वाटर पोल्यूशन क्रिएट कर सकता है, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा यूज किए जा रहे हैं तो एक्सेस फर्टिलाइजर नालों में बहेगा एंड वो फाइनली कहाँ जाके मिलेगा? रिवर्स में, एंड रिवर्स को पल्यूट करेगा। एक्वाटिक एनिमल्स जो हैं उन्हें हार्म पहुंचेगा, इससे उन्हें नुकसान पहुंचेगा। फिर लॉन्ग टर्म यूज कैन डिस्ट्रॉय सॉइल फर्टिलिटी बाय किलिंग सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक्सेसिव फर्टिलाइजर यूज करने से सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो मर जाते हैं, जो गुड बैक्टीरिया है वो मर जाता है एंड फेलिंग टू रिप्लेनिश ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर की कमी हो जाती है, क्योंकि जो खाद है उसे और ज्यादा सड़ाता कौन है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसे और ज्यादा डिकम्पोज कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। पर अगर फर्टिलाइजर डालने से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही मर जाएंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी पे भी इंपैक्ट पड़ेगा। अब नेक्स्ट है इरिगेशन। सिंस इंडियन एग्रीकल्चर इज लार्जली रेन फेड, यानी कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर है वो रेन के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर बारिश अच्छे से हुई तो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है, जो यील्ड है वो अच्छा होगा, ज्यादा क्रॉप जो है वो प्रोड्यूस होंगे। पर अगर बारिश नहीं हुई तो एग्रीकल्चर पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इंडिया इज लार्जली रेन फेड। इरिगेशन सिस्टम्स इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम लोग बारिश पे ही तो सोलली डिपेंडेंट नहीं रह सकते ना। अगर बारिश हो गई तब तो बढ़िया है, अगर नहीं हुई तो क्या, लोग भूखे तो नहीं मर सकते। इसलिए इरिगेशन सिस्टम्स बनाए जाते हैं एंड दे आर वाइटल टू इंश्योर वाटर रीचेस क्रॉप्स एट द राइट स्टेजेस। तो सबसे पहला क्या है? वेल्स, कुएं यूज करते हैं लोग। इंक्लूड्स डग वेल्स, दे कलेक्ट वाटर फ्रॉम वाटर बियरिंग स्ट्रेटा, यानी कि जो सॉइल के नीचे जो ग्राउंड वाटर है इससे वाटर मिलता है हमें कुएं के थ्रू। एंड ट्यूबवेल्स टैप डीपर स्ट्रेटा। तो ट्यूबवेल्स जो है ना वो और ज्यादा डीपर लेयर से पानी निकाल करके देते हैं। तो वेल्स एंड ट्यूबवेल्स की मदद से भी फार्मर्स अपने फील्ड को इरिगेट कर सकते हैं। फिर कैनल्स, लार्ज सिस्टम वेयर वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम रिजर्वॉयर और रिवर्स थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस। तो यहाँ पे क्या किया जाता है ना, रिवर से एक रास्ता निकाल दिया जाता है, कोई एक मेन रिवर है उससे रास्ता निकाल दिया जाता है। तो अब पानी साथ ही साथ इस रास्ते में भी, इस कैनल में भी बह रहा है। अब इस पानी को जो फार्मर्स है वो अपने फील्ड में यूज कर सकते हैं। फिर रिवर लिफ्ट सिस्टम्स, वाटर इज ड्रॉन डायरेक्टली फ्रॉम रिवर्स इन एरियाज वेयर कैनल फ्लो इज इनसफिशिएंट। तो वाटर को डायरेक्टली रिवर्स से पंप करवाया जाता है एंड फील्ड में यूज किया जाता है। इसमें जहाँ पे कैनल उतने अच्छे से नहीं फॉर्म किए जा सकते वहां पे ये सिस्टम यूज किया जाता है। फिर टैंक, स्मॉल स्टोरेज रिजर्वॉयर्स दैट कैच रन ऑफ फ्रॉम कैचमेंट एरियाज। ठीक है, तो टैंक्स भी यूज किए जाते हैं। टैंक्स में वाटर को स्टोर किया जाता है एंड फिर जब उसकी जरूरत पड़ती है तो उस वाटर को यूज किया जाता है। फिर वाटर मैनेजमेंट, इट इंक्लूड्स रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर शेड मैनेजमेंट।
बिल्डिंग चेक डैम्स टू इंक्रीज ग्राउंड वाटर लेवल्स एंड रिड्यूस इरोशन। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? जो भी रेन वाटर है, जब भी जो बरसात होती है तो उसका जो पानी है ना उसे कलेक्ट करवा दिया जाता है एंड वो जो पानी है उसे अंडरग्राउंड स्टोर किया जाता है, किसी रिजर्वॉयर में स्टोर किया जाता है। तो जब पानी नहीं होगा तब फिर लोग उस पानी को यूज कर सकते हैं, स्टोर्ड वाटर को, स्टोर्ड रेन वाटर को यूज कर सकते हैं। तो ऐसे क्या है, रेन वाटर वेस्ट भी नहीं होता है और उस पानी को लोग इमरजेंसी के टाइम पे यूज भी कर सकते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब फार्मर्स कुछ ऐसे क्रॉपिंग पैटर्न्स यूज करते हैं जिससे क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या है? मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता है कि अलग अलग वैरायटीज ऑफ सीड्स, यानी कि एक से ज्यादा वैरायटी के सीड्स को हम लोग क्या करते हैं, पहले ही मिक्स कर देते हैं, फिर उसको रैंडमली सो किया जाता है और उसको साथ ही में ग्रो किया जाता है। तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। ग्रोइंग 2 or more crops simultaneously on the same piece of land, दिस रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ टोटल क्रॉप फेलियर। यानी कि अगर आप एक ही तरह के क्रॉप्स को उगा रहे हो और उस टाइम पे मतलब वो एक क्रॉप जो है वो फेल कर गया, तो फिर पूरा का पूरा आपका जो प्रोडक्शन है वो तो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मे भी हो सकता है कि आप जो क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हो उसको जैसा वेदर कंडीशंस चाहिए वो उस टाइम पे उसको नहीं मिला, जिसके वजह से वो जो क्रॉप है वो फेल कर गया, उस वैरायटी के क्रॉप्स फेल कर गए। तो अगर आप एक से ज्यादा वैरायटी के क्रॉप के जो सीड्स है उनको मिक्स करके फिर ग्रो करते हो, तो हो सकता है कि एक वैरायटी फेल कर जाए पर जो दूसरी वैरायटी है वो तो ग्रो करेगी। तो यही एडवांटेज है मिक्स्ड क्रॉपिंग का, कि अगर एक जो वैरायटी है वो फेल भी कर गई, वो ग्रो नहीं हुई, तो दूसरी वैरायटी हो सकती है। तो टोटल जो क्रॉप है, मतलब टोटल क्रॉप फेलियर से फार्मर्स को ये प्रोसेस प्रोटेक्ट करता है। फिर नेक्स्ट क्या है? इंटरक्रॉपिंग। इसमें भी सेम पीस ऑफ लैंड में क्या किया जाता है, एक से ज्यादा वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को उगाया जाता है, पर सीड्स को पहले से मिक्स नहीं किया जाता, अलग अलग सेक्शंस में उगाया जाता है। जैसे ग्रोइंग 2 or more crops in a definite pattern, एग्जाम्पल अ फ्यू रोज ऑफ सोयाबीन फॉलोड बाय अ फ्यू रोज ऑफ मेज। तो यहाँ पे क्या है? डिफरेंशिएटेड एरिया है सोयाबीन के लिए भी और मेज के लिए भी। तो आप डिसाइड कर सकते हो, अच्छा इसके लिए ये फर्टिलाइजर यूज करना है, इसके लिए ये फर्टिलाइजर यूज करना है। तो इंटरक्रॉपिंग में क्या है? पहले जैसा ही है कि एक से ज्यादा वैरायटी ऑफ क्रॉप्स उगाए जाते हैं, पर इनका एक स्पेसिफिक एरिया होता है, ये रैंडमली मिक्स करके नहीं उगाए जाते। फिर एडवांटेज क्या है? क्रॉप्स आर सिलेक्टेड विद डिफरेंट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स टू इंश्योर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड प्रिवेंट पेस्ट फ्रॉम स्प्रेडिंग टू ऑल प्लांट्स ऑफ वन क्रॉप। लेट्स से अगर आप एक से ज्यादा वैरायटी के क्रॉप्स उगाते हो, तो फिर अगर एक प्लांट के लिए एक प्लांट में एक स्पेसिफिक कीड़ा लग गया, तो वो उस पूरे वैरायटी को धीरे धीरे करके कंज्यूम करेगा, खाएगा। पर अगर दूसरे वैरायटी को भी आप साथ में उगा रहे हो, तो फिर दूसरी वैरायटी तो बच जाएगी ना, क्योंकि उसमें वो कीड़ा नहीं जाता, वो कीड़ा उस प्लांट को नहीं खाता। तो अगर एक क्रॉप फेल भी कर गया तो दूसरा क्रॉप है आपके पास। फिर डिफरेंट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं दोनों वैरायटीज की, मतलब एक वैरायटी जो है वो लेट्स से अलग न्यूट्रिएंट यूज करता है, लेट्स से नाइट्रोजन ज्यादा यूज करता है, दूसरी जो वैरायटी है वो फास्फोरस ज्यादा यूज करता है। तो फिर ऐसे क्या होगा, सॉइल से एक बार में ज्यादा नाइट्रोजन खत्म नहीं हो जाएगा और ज्यादा फास्फोरस भी खत्म नहीं हो जाएगा। कुछ फास्फोरस एक वैरायटी यूज करेगा एंड कुछ नाइट्रोजन दूसरा वैरायटी यूज करेगा। तो इससे क्या है, सॉइल की जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, मतलब न्यूट्रिएंट में डेफिशिएंसी नहीं होगी। ठीक है। अब क्रॉप रोटेशन क्या है? ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड इन अ प्री प्लान्ड सक्सेशन, यानी कि फर्स्ट ईयर में लेट्स से ऐसा कोई क्रॉप उगाया जो नाइट्रोजन यूज करता है, तो अब सेकेंड ईयर में ऐसा क्रॉप उगाना है जो नाइट्रोजन वापस से रिस्टोर करता है। मतलब कि बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिनके रूट्स में होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो क्या करता है, एयर से नाइट्रोजन को लेकर के उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है और वो जो नाइट्रेट है वो सॉइल में आ जाता है। तो एयर के नाइट्रोजन को सॉइल के नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। तो पहले साल हमने क्या उगाया, ऐसा क्रॉप जो नाइट्रोजन यूज कर रहा था। तो सेकेंड ईयर हमें वो जो कमी हो गई है नाइट्रोजन की, उसको सेट ऑफ करने के लिए सेकेंड ईयर ऐसा क्रॉप उगाना है जो सॉइल में नाइट्रोजन को वापस लाए बाय द प्रोसेस ऑफ नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है। नाउ अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड इरिगेशन डिटरमाइंस द चॉइस ऑफ क्रॉप्स। तो कौन से क्रॉप्स उगाने हैं वो किस पे डिपेंड करता है, मॉइस्चर एंड इरिगेशन, कितना वाटर अवेलेबल है, कैसे वेदर कंडीशंस है, तो ये देख करके क्रॉप्स डिसाइड किया जाता है। अब नेक्स्ट है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। तो अब जो क्रॉप्स
हार्वेस्ट हो चुके हैं, ठीक है, क्रॉप्स को ले लिया गया है, काट लिया गया है, हार्वेस्ट कर लिया गया है। अब वो जो हार्वेस्टेड क्रॉप्स है तो उन्हें स्टोर भी करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि गांव से शहर तक मार्केट जाने में क्रॉप्स को काफी टाइम लग जाता है, तो उनको प्रॉपरली स्टोर करना पड़ेगा, वरना बहुत सारे क्रॉप्स सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोटेक्टिंग क्रॉप्स फ्रॉम वीड्स, पेस्ट, डिजीज इज एसेंशियल फॉर अ गुड हार्वेस्ट। तो जब एग्रीकल्चर, जब क्रॉप्स ग्रो भी कर रहा है तो भी उसको वीड से, पेस्ट से, डिजीजेस से प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना फिर क्रॉप प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा। वीड क्या होता है? वीड कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पेरेंट प्लांट, मेन प्लांट के बगल में उगते हैं और पेरेंट प्लांट के न्यूट्रिशन को कंज्यूम करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से पेरेंट प्लांट को एनफ न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। जो मेन प्लांट हम लोग ग्रो कर रहे हैं उसको एनफ न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। तो वीड क्या करते हैं, जो मेन प्लांट है उसका न्यूट्रिशन चुरा लेते हैं। तो मेन प्लांट को वीड से बचाने की जरूरत है, पेस्ट वगैरह, कीड़े वगैरह से बचाने की जरूरत है, डिजीजेस से बचाने की जरूरत है। फिर वीड्स, वीड्स क्या है? अनवांटेड प्लांट्स दैट कंपीट फॉर फूड, स्पेस एंड लाइट। इनकी कोई जरूरत नहीं है बट स्टिल इनको ये सभी चीजें चाहिए, फूड भी, न्यूट्रिएंट भी, स्पेस भी ग्रो करने के लिए, सनलाइट भी। तो ये पेरेंट प्लांट के साथ, मेन प्लांट के साथ क्या करते हैं? कंपीट करते हैं। हमें तो मेन प्लांट चाहिए ना, हमें हमारा क्रॉप चाहिए, पर वीड हमें चाहिए नहीं। बट वीड क्या करते हैं? मेन प्लांट की जितनी भी यूजफुल चीजें हैं उनके साथ कंपीट करते हैं, उनसे छीन लेते हैं। अब इंसेक्ट्स एंड पेस्ट अटैक प्लांट्स बाय कटिंग रूट, स्टेम्स, सकिंग सेल सैप और बोरिंग इनटू फ्रूट्स एंड स्टेम्स। तो बहुत बार ये फ्रूट्स के अंदर घुस जाते हैं, पूरे फ्रूट को अंदर से खा जाते हैं। फिर प्लांट का जो लिक्विड पोर्शन है बहुत बार उसको सक कर लेते हैं, जिससे प्लांट एकदम सूखा हो जाता है। फिर बहुत बार कट कर देते हैं, उनके जड़ों को काट देते हैं, स्टेम्स को काट देते हैं। ये सब जो इंसेक्ट, पेस्ट वगैरह होते हैं, तो इनसे भी प्लांट को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। फिर पैथोजेंस क्या होते हैं? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पैथोजेन बोला जाता है। तो इससे भी प्लांट को बचाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये प्लांट्स में अलग अलग डिजीजेस पैदा करते हैं। जैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हो गए? बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस। तो ये सब क्या करते हैं? प्लांट में डिजीजेस लाते हैं। तो दे आर ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड सॉइल, वाटर या एयर। अगर गंदा है सॉइल, ठीक है, वाटर अगर गंदा यूज कर रहे हैं, या एयर में अगर कोई भी कंटामिनेशन है, तो उससे ये डिजीजेस फैल सकते हैं। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? व्हाट आर द कंट्रोल मेथड? सबसे पहले है पेस्टिसाइड्स। पेस्ट को मारने की जो दवा होती है उसको पेस्टिसाइड्स बोला जाता है। दीज इंक्लूड हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स। दे मस्ट बी यूज केयरफुली टू अवॉइड एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो इन्हें बहुत ध्यान से यूज किया जाता है, ठीक है, एकदम टारगेट एरिया में ही स्प्रे किया जाता है, वरना ये अगर ऐसे अंधाधुंध स्प्रे करेंगे तो ये पूरे एनवायरमेंट को पोल्यूट करेंगे। फिर मैकेनिकल रिमूवल, वीड्स को पुल आउट किया जा सकता है, हाथों से उखाड़ा जा सकता है। फिर प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रॉपर सीड बेड प्रिपरेशन, टाइमली सोइंग, क्रॉप रोटेशन एंड यूजिंग रेजिस्टेंट वैरायटीज। तो ऐसे वैरायटीज यूज करने हैं जो डिजीज रेजिस्टेंट हो, जिनमें आसानी से कीड़े ना लगे, ठीक है। और फिर सीड बेड एकदम प्रॉपरली प्रिपेयर किया जाना चाहिए, मतलब सॉइल को कैसे रेडी करना है ताकि उसमें सीड्स को ग्रो करवाया जा सके। फर्टिलाइजर वगैरह ये सब ऐड करना है। फिर टाइमली सोइंग, टाइम से सो करना है सीड्स को, जो उनका प्रॉपर सोइंग टाइम है। अगर सोइंग टाइम पे उसको नहीं उगाया जाएगा, सीड नहीं डाला जाएगा, तब फिर उसको प्रॉपर वेदर कंडीशंस नहीं मिलेंगे। फिर क्रॉप रोटेशन, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि अगर पहले ईयर में कोई एक ऐसा प्लांट उगाया जा रहा है जो एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट कंज्यूम कर रहा है, तो दूसरे ईयर में ऐसा प्लांट उगाया जाए जो उस न्यूट्रिएंट को वापस से सॉइल में जाने दे, या वो न्यूट्रिएंट कम से कम यूज ना करे, ताकि सॉइल के पास एनफ टाइम हो न्यूट्रिएंट को वापस लाने का, ठीक है। अब स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, तो ग्रेन्स को स्टोर कैसे किया जा सकता है? ग्रेन्स को स्टोर क्यों करना है? ताकि उन्हें बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स से बचाया जा सके। बायोटिक फैक्टर्स क्या है? जितने भी लिविंग बींग्स वगैरह है जो प्लांट्स को डैमेज कर सकते हैं, जैसे इंसेक्ट हो गया, चूहे वगैरह, रॉडेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। फिर फंजाई हो गया, माइट्स एंड बैक्टीरिया। तो ये सब क्या है? लिविंग बींग्स है जो क्या करते हैं? प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। फिर एबायोटिक फैक्टर्स क्या है? इनअप्रोप्रिएट मॉइस्चर, हद से ज्यादा गीलेपन में अगर प्लांट्स को, क्रॉप्स को रखेंगे तो वो सड़ जाएंगे, ठीक है। इनअप्रोप्रिएट मॉइस्चर एंड टेम्परेचर, बहुत ज्यादा गर्मी में भी प्लांट सड़ जाते हैं। अब इफेक्ट्स ऑफ पुअर स्टोरेज, पुअर स्टोरेज का जो बैड इफेक्ट होता है वो क्या क्या है? डिग्रेडेशन इन क्वालिटी, लॉस इन वेट, प्लांट सूख जाता है। पुअर जर्मिनेबिलिटी,
मतलब कि जो सीड्स है वो प्रॉपरली जर्मिनेट नहीं होते हैं। अगर सीड्स भी बैड क्वालिटी के हैं, सीड्स को प्रॉपरली स्टोर नहीं किया गया है, तो वो प्रॉपरली जर्मिनेट नहीं होंगे, क्रॉप्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। एंड डिसकलरेशन, जो अच्छा मतलब फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो कितने ब्राइटली कलर्ड होते हैं, पर जो सड़े हुए फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं उनका जो कलर है वो अलग ही हो जाता है, तो इसको बोलते हैं डिसकलरेशन। लीडिंग टू पुअर मार्केटेबिलिटी, मतलब कि मार्केट में फिर इन्हें कोई लेगा नहीं, फार्मर्स को लॉस इनकर करना पड़ेगा, जो बेच भी रहे हैं उन्हें भी लॉस इनकर करना पड़ेगा। प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स, इसके लिए क्या किया जा सकता है, जो ऊपर कंट्रोल मेजर्स है उसको अप्लाई करना है। फिर स्ट्रिक्ट क्लीनिंग ऑफ प्रोड्यूस बिफोर स्टोरेज, जो भी क्रॉप्स वगैरह हम लोग स्टोर कर रहे हैं, स्टोर करने से पहले एकदम अच्छे से साफ कर लेना है। प्रॉपर ड्राइंग, साफ करने के बाद उसे एकदम सनलाइट में सुखाना है, क्योंकि एक्सेस मॉइस्चर की वजह से भी क्रॉप्स क्या है, सड़ सकते हैं। फिर फ्यूमिगेशन यूजिंग केमिकल्स टू किल पेस्ट, तो फ्यूमिगेशन में क्या होता है, पेस्टिसाइड्स वगैरह या और ऐसे केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह, इन सब के मदद से क्या किया जाता है, जो पेस्ट है, इंसेक्ट्स है, उन्हें क्रॉप से दूर रखा जाता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एनिमल हस्बेंड्री। तो अभी तक हम लोग जो प्लांट्स से हमें जो फूड रिसोर्सेज मिलते हैं, अभी हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब हम लोग एनिमल हस्बेंड्री के बारे में डिस्कस करेंगे कि एनिमल्स को जब पाला जाता है ताकि उनसे मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स या और भी बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंसेस ऑब्टेन किया जा सके, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि एनिमल्स को पालना अपने यूज के लिए। तो द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइफ स्टॉक इंक्लूडिंग फीडिंग, उन्हें फीड करना प्रॉपरली, फिर ब्रीड करवाना, मेटिंग करवाना, फिर डिजीज कंट्रोल, एनिमल्स में डिजीज ना हो उसका ध्यान रखना, तो ये सब किस में आता है, एनिमल हस्बेंड्री में। इसका पर्पस क्या होता है, मिल्क की डिमांड बढ़ रही है, एग्स की डिमांड बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे फूड रिसोर्सेज की डिमांड भी बढ़ेगी, तो उसको पूरा करना है। एंड मीट ड्यू टू द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड राइजिंग लिविंग स्टैंडर्ड्स, तो ये जो फूड डिमांड है इसको क्या करना है, मैच करना है, मीट करना है। फिर लाइफ स्टॉक इन्वॉल्व, तो कैटल, गाय भैंस, फिर गोट, शीप, पोल्ट्री मतलब चिकन, फिर फिश फार्मिंग, फिशेस वगैरह। अब नेक्स्ट क्या है, कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग में क्या है, इसको कैटल हस्बेंड्री भी बोलते हैं। इट इज डन फॉर टू प्राइमरी पर्पस। सबसे पहले क्या है, मिल्क के लिए। ऐसे एनिमल्स जिनको मिल्क के लिए पाला जाता है वो होते हैं मिल्च एनिमल्स, और जिनको लेबर के लिए पाला जाता है उसको बोलते हैं ड्रॉट एनिमल्स। ठीक है, ड्रॉट लेबर के लिए पाला जाता है उसको ड्रॉट एनिमल बोलते हैं। जैसे बैल वगैरह हो गया, तो इनसे मिल्क तो मिल नहीं सकता, तो इनको प्लोइंग वगैरह के लिए यूज किया जाता है, मतलब इनको फील्ड में घुमाया जाता है ताकि जो सॉइल है उसे क्रम्बल किया जा सके, फिर उस सॉइल में सीड्स डाले जाते हैं ताकि सॉइल में एरेशन बढ़ सके। ठीक है, सॉइल के अंदर जो एयर है वो एंटर कर सके, तो ऐसे काम के लिए ड्रॉट एनिमल्स यूज होते हैं। फिर इंडियन स्पीशीज, इंडियन स्पीशीज में है बॉस इंडिकस, काउज की कैटेगरी में है ये। फिर बॉस ब्यूबेलिस जो बफलोज की जो स्पीशी है। इरोटिक एंड फॉरेन ब्रीड्स में है जर्सी, ब्राउन स्विस, सिलेक्टेड फॉर लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड्स। तो ये जो स्पीशीज हैं इनका जो लैक्टेशन पीरियड है वो बहुत ज्यादा लंबा होता है, यानी कि ये लंबे समय तक मिल्क प्रोवाइड करते हैं। फिर लोकल इंडिजिनस ब्रीड्स, जैसे रेड सिंधी जो लोकल ब्रीड्स हैं, फिर सहीवाल, ये सब भी इंडियन ब्रीड्स ही है। दे आर सिलेक्टेड फॉर एक्सीलेंट रेजिस्टेंस टू डिजीजेस। तो ये सभी जो ब्रीड्स है ना, इनमें आसानी से डिजीज नहीं लगते हैं। क्लियर है, तो ये सब वेरियस ब्रीड्स है जो बहुत ही यूजफुल है फॉर इंडियन एग्रीकल्चर ऑल्सो, एंड उनसे यूजफुल प्रोडक्ट्स भी ऑब्टेन किए जाते हैं। तो क्रॉस ब्रीडिंग क्या है, क्रॉस ब्रीडिंग मेटिंग का एक प्रोसेस होता है जिसमें अलग वैरायटीज ऑफ एनिमल्स को मेट करवाया जाता है ताकि वो ऑफस्प्रिंग यानी कि बेबीज प्रोड्यूस करे। और ये जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग ब्रीड के होते हैं। दोनों का जो ब्रीड होगा, जो दो एनिमल्स है जिनका मेटिंग हो रहा है, दोनों का जो ब्रीड होगा वो अलग होगा, पर दोनों की स्पीशी एक होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे काऊ का जो मेटिंग है वो किसके साथ हो रहा है, बुल के साथ। तो काऊ लेट से फॉरेन ब्रीड की है, ठीक है, काऊ क्या है, फॉरेन ब्रीड की है, जैसे फॉर एग्जांपल जर्सी, एंड जो बुल है वो इंडिजिनस ब्रीड से बिलोंग करता है, फॉर एग्जांपल सहीवाल। ठीक है, तो दोनों का मेटिंग करवा दिया गया। तो अब जो जर्सी है, ठीक है, उसका जो लैक्टेशन पीरियड है वो ज्यादा होता है, यानी कि वो ज्यादा सालों तक मिल्क प्रोड्यूस कर पाती है।
एंड जो सहीवाल है इट हैज एक्सीलेंट डिजीज रेजिस्टेंस, मतलब इसको बीमारियां आसानी से नहीं लगती। तो अब जब दोनों को मेट करवाया जाएगा, दोनों को क्रॉस ब्रीड करवाया जाएगा, तब जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे वो डिजीज रेजिस्टेंट भी होंगे और उनका लैक्टेशन पीरियड भी क्या होगा, लंबा होगा। तो क्रॉस ब्रीडिंग का पर्पस यही होता है कि हम लोग डिफरेंट वैरायटीज, डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ एनिमल का क्या करवाते हैं, मेटिंग करवाते हैं, पर वो जो एनिमल्स है उनकी स्पीशीज सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर इसी को बोलते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। ये इसलिए करवाया जाता है ताकि डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग ऑफस्प्रिंग्स में ला पाए जैसा हमें चाहिए। अब मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या है, अब जो कैटल रखा जा रहा है उसको क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करवानी चाहिए। सबसे पहले है अच्छा शेल्टर, वेल वेंटिलेटेड रूफ्ड शेड्स, मतलब कि उनके सर पे, उनके ऊपर रूफ होना चाहिए, उनका जो शेड है वो रूफ शेड होना चाहिए। वेल वेंटिलेटेड यानी कि प्रॉपरली एयर एक्सचेंज हो पाए, ऐसे बंद जगह पे उन्हें नहीं रखना चाहिए, जहां पे हवा आ जा सके, वेल वेंटिलेटेड जगह होनी चाहिए। विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रेन, हीट एंड कोल्ड, तो इन सभी वेदर कंडीशन से उनको बचा के रखना है। जो फ्लोर है वो स्लोपिंग होने चाहिए, स्लोपिंग यानी कि ऐसे स्ट्रेट नहीं, हल्का सा स्लोप होना चाहिए, ताकि जो भी कचरा वगैरह होगा, अगर क्लीनिंग करना होगा उनके शेल्टर का, तो जितना भी पानी वगैरह है वो स्लोप के थ्रू क्या है, इजीली उनके शेल्टर से बाहर जा सके, उसमें एक्यूमुलेट ना हो जाए, इकट्ठा ना हो जाए उनके शेल्टर में। फिर क्लीनिंग पर्पस के लिए क्या है, रेगुलर ब्रशिंग टू रिमूव डर्ट एंड लूज हेयर, तो उनके बॉडी में ना डर्ट इजीली चिपक जाता है, अगर कोई हेयर वगैरह प्रेजेंट है तो उसमें डर्ट एंड डंग वगैरह ट्रैप हो जाता है, तो उसको निकालना है। ठीक है, उसके लिए रेगुलर ब्रशिंग इज इंपॉर्टेंट। फिर फूड रिक्वायरमेंट क्या है, फूड टू सपोर्ट अ हेल्दी लाइफ, एंड मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड। तो अब जब तक उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तब तक जो मिल्क है वो प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, मतलब ज्यादा मिल्क नहीं दे पाएंगे, तो उसके लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर फीड टाइप जैसे रफेज, लार्जली फाइबर जैसे भूसा वगैरह, और भी कुछ क्रॉप्स जो फाइबर रिच हो। ठीक है, फिर कंसंट्रेट जैसे लो फाइबर एंड हाई प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट्स, तो इन सबका कॉम्बिनेशन उन्हें मिलना चाहिए। फिर डिजीज कंट्रोल क्या है, डिजीजेस में आते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट्स दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल क्या होते हैं, जो बाहर स्किन पे रहते हैं, ठीक है, दे कॉज स्किन डिजीजेस। तो कैटल के स्किन पे जो पैरासाइट्स प्रेजेंट होते हैं और जो स्किन की बीमारियां लाते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल पैरासाइट। और इंटरनल पैरासाइट उनके बॉडी के अंदर होते हैं, जो उनके बॉडी के न्यूट्रिशन को लेते हैं, ठीक है, उनके बॉडी को अंदर ही अंदर हार्म पहुंचाते हैं। तो इंटरनल क्या है, जैसे वर्म्स विच अफेक्ट स्टमक एंड इंटेस्टाइन एंड फ्लूक्स विच डैमेज द लिवर, तो ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं इंटरनल पैरासाइट्स। अब इन्फेक्शियस डिजीजेस, इससे क्या क्या हो सकता है, जैसे बैक्टीरिया एंड वायरसेस तरह तरह के डिजीजेस कॉज करते हैं कैटल में, उनसे बचा के रखना है। प्रिवेंशन में क्या है, रेगुलर वैक्सीनेशन है एसेंशियल, तो कैटल को वैक्सीनेटेड रखना है, ठीक है, जिससे ये डिजीज से प्रोटेक्टेड रहेंगे, इनको डिजीज इजीली होगा नहीं। तो पोल्ट्री फार्मिंग क्या है, पोल्ट्री फार्मिंग में हेन्स यानी कि फीमेल चिकन जो है एंड मेल चिकन जो है रूस्टर, उन्हें पाला जाता है फॉर एग्स एंड मीट, तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग। तो इट इज अंडरटेकन टू रेज डोमेस्टिक फाउल फॉर एग्स, जो एग्स ले करते हैं उन्हें लेयर्स बोलते हैं, ठीक है, जो कि हेन है, एंड मीट ब्रॉयलर्स। तो जो मेल जो रूस्टर है उसका तो कोई काम नहीं है, वो तो एग्स ले करेगा नहीं, तो उसको मीट के लिए यूज किया जाता है। अब वैरायटी को कैसे इंप्रूव किया जाता है, थ्रू क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग का एम क्या है, सबसे पहले नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स को इंक्रीज करना। जो चिक्स प्रोड्यूस हो रहे हैं बेबी चिकन, तो उसका नंबर ज्यादा होना चाहिए एंड वो हेल्दी होने चाहिए, उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। फिर ड्वार्फ ब्रॉयलर पेरेंट्स फॉर कमर्शियल चिक प्रोडक्शन, यानी कि जो पेरेंट्स जो चिक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी हाइट क्या है, कम होनी चाहिए, ड्वार्फ होने चाहिए, तभी उनकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होगी वो भी कम होगी, तो उन्हें कम खाना देना पड़ेगा। बट जो एग वो प्रोड्यूस करते हैं वो यूजुअली सेम साइज का ही होता है, कुछ खास फर्क नहीं होता। तो हाइट क्या है, कम होनी चाहिए पेरेंट्स की। फिर समर अडेप्टेशन, यानी कि हाई टेम्परेचर में भी वो सह पाए, ठीक है, हाई टेम्परेचर में भी रह पाए। फिर लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, उनको उतना नीट एंड क्लीन तरीके से नहीं रखना पड़ता, तो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट काफी कम है। Now, reduction in the size of egg-laying birds to utilize cheaper fibrous diets. Again, जो first point था, जो egg-laying birds है, जो eggs provide कर रहे हैं, उनका size कम होना चाहिए ताकि उन्हें कम खाना देना पड़े एंड फिर भी वो egg produce करें।
फिर ब्रॉयलर वर्सेस लेयर मैनेजमेंट, तो ब्रॉयलर के लिए मैनेजमेंट अलग होती है, उन्हें अलग तरीके से पाला जाता है, लेयर्स के लिए अलग होती है। तो ब्रॉयलर्स आर फेड विथ विटामिन रिच प्रोटीन रिच डाइट, क्योंकि उन्हें पर्टिकुलरली मीट के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है, वो तो एग्स तो प्रोड्यूस करेंगे नहीं, तो उनकी जो डाइट है वो विटामिन रिच होनी चाहिए, प्रोटीन रिच होनी चाहिए, एंड इट इज फिल्ड विथ एडिकेट फैट फॉर वास्ट ग्रोथ एंड गुड फीड एफिशिएंसी। तो इन्हें अच्छा खाना दिया जाता है क्योंकि एंड में इनसे मीट ही लिया जाता है, और वो मीट में प्रोटीन जो कंटेंट है वो ज्यादा होना चाहिए। फिर लेयर्स, फोकस इज ऑन एग प्रोडक्शन, तो इस पे फोकस क्या होता है, एग प्रोडक्शन होता है, इनको एग्स प्रोड्यूस करना है। रिक्वायरमेंट्स डिफर फ्रॉम ब्रॉयलर्स, तो इनका फूड भी ब्रॉयलर्स से डिफरेंट होता है। अब जनरल केयर, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, हाइजीनिक हाउसिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेस, तो इनको ऐसे इन्वायरमेंट में रखना है जहाँ पे पेस्ट और डिजीजेस इनको ना लगे, ठीक है, साफ सुथरे इन्वायरमेंट में रखना है, एंड प्रॉपर खाना वगैरह एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए, एंड जो जगह है वो हाइजीनिक होनी चाहिए। फिर फिशरीज, अब फिशेस को रियर करना फिशरी में आ जाता है, ठीक है, तो फिश आर अ चीप सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन ऑब्टेन्ड थ्रू आइदर कैप्चर फिशिंग और कल्चर फिशिंग। तो कैप्चर फिशिंग क्या है, वाइल्ड और नेचुरल सोर्सेज से फिशेस को पकड़ना, ठीक है, फिश को पकड़ना, फिशेस एक्चुअली कुछ होता नहीं है, फिश का प्लूरल फिश ही होता है, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत इंग्लिश क्लास भी ले लेते हैं नाउ। तो कैप्चर फिशिंग क्या होता है कि ऐसे ही फिश को नेचुरल वाटर बॉडी से पकड़ा जा रहा है, उसको ना फीड किया जा रहा है, उसका कोई देखभाल नहीं किया जा रहा है, वो आपस में ही ब्रीड कर रहे हैं और फिश को पकड़ा जा रहा है बस, ठीक है। और कल्चर फिशरी में क्या होता है कि जो इंसान होता है वो प्रॉपरली ध्यान देता है, उन्हें फीड करता है, और मतलब ब्रीडिंग जो होता है वो सिलेक्टिव ब्रीडिंग होता है, वो अपने हिसाब से फिश को ब्रीड करवाता है, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फिश को क्या करवाता है, ब्रीड करवाता है, फिर उनको फीड प्रॉपरली करता है, तो सब ध्यान वही एक इंसान रखता है, तो उसको बोलते हैं कल्चर फिशरी। अब मरीन फिशरीज क्या है, अब इंडिया पोजेसेस अ 7500 किलोमीटर कोस्टलाइन एंड डीप सीज, इट इंक्लूड्स पॉम्फ्रेट, मैकरेल, ट्यूना, सार्डीन्स एंड बॉम्बे डक, तो ये सब फिश की वैरायटी है। फिर टेक्नोलॉजी ने कैसे पकड़ा जाता है, सैटेलाइट्स एंड इको साउंडर्स आर यूज्ड टू लोकेट लार्ज स्कूल्स ऑफ फिश इन द ओपन सी टू इंक्रीज यील्ड। तो सैटेलाइट्स और इको साउंडर्स के मदद से समुद्र में कहाँ पे ज्यादा फिश पाई जा रही हैं वैसे ही लोकेट किया जाता है बाय यूजिंग सैटेलाइट्स एंड इको साउंडर्स, ठीक है। इको साउंडर्स यानी कि साउंड वेव्स को पास करवाया जाता होगा इन द ओशन, एंड फिर जब साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट होकर के आती होंगी तो उससे डिटेक्ट किया जाता होगा कि कहाँ पे फिश ज्यादा है, कहाँ पे साउंड वेव ज्यादा रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, तो इस मदद से स्कूल्स ऑफ फिश को आइडेंटिफाई किया जाता है। अब मैरीकल्चर क्या है, द कल्चर ऑफ हाई इकोनॉमिक वैल्यू मरीन फिश इन सी वाटर, दिस इंक्लूड्स फिन फिश, शेल फिश, सीवीड, ऑयस्टर्स, तो अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग फिशेस को पकड़ा जाता है। फिन फिश जैसे क्या है, म्यूलेट्स, भेटकी एंड पर्ल स्पॉट्स, फिर शेल फिश, प्रॉन्स, मसल्स एंड ऑयस्टर्स, ये अलग अलग वैरायटी है। फिर सीवीड ऑल्सो कल्टिवेटेड फॉर वेरियस यूजेस। फिर ऑयस्टर्स, दे आर स्पेसिफिकली कल्टिवेटेड फॉर पर्ल्स, तो ऑयस्टर्स को क्यों पकड़ा जाता है, क्योंकि उनमें पर्ल्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो मैरीकल्चर क्या है कि सी वाटर में जितने भी वैरायटीज ऑफ फिशेस हैं उनको पकड़ा जाता है, तो इसी को बोलते हैं मैरीकल्चर। और इन फिश को उनके अलग अलग यूजेस के लिए कैप्चर किया जाता है। फिर इनलैंड फिशरी क्या है, इट इंक्लूड्स कैनल्स, पॉन्ड्स, रिजर्वॉयर्स एंड रिवर्स, तो यहाँ की जब फिशेस को पाला जाता है, फिश को पाला जाता है एंड उनका ध्यान रखा जाता है, फिर ब्रीड करवाया जाता है, तो इसको बोलते हैं इनलैंड फिशरी। फिर ब्रैकिश वाटर यानी कि सॉल्टी वाटर, एरियाज वेयर सी वाटर एंड फ्रेश वाटर मिक्स टुगेदर, इन एरियाज को एस्चुअरीज बोलते हैं, लगून्स बोलते हैं, ठीक है, जहां पे सॉल्टी वाटर और फ्रेश वाटर क्या है, मिक्स हो जाता है, तो वहां पे भी फिश पाई जाती हैं। अब एक्वाकल्चर किसको कहते हैं, मोस्ट फिश प्रोडक्शन इन दीज रिसोर्सेज इज थ्रू फिश कल्चर रादर दैन जस्ट कैप्चर। तो एक्वाकल्चर बस कैप्चर करना नहीं है कि फिश को बस हार्वेस्ट कर लो, कैप्चर कर लो, फिश का ध्यान रखना, उसको पालना पोसना, फिर ब्रीड करवाना, सिलेक्टिव ब्रीडिंग कराना ऑफ डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फिश, ठीक है, तो इन सबको क्या बोलते हैं, एक्वाकल्चर। अब कॉम्पोजिट फिश कल्चर क्या है, दिस इज एन इंटेंसिव सिस्टम वेयर 5 or 6 fish species are grown in a single fish pond to increase yield, मतलब एक ही पॉन्ड में 5 से 6 वैरायटीज की, मतलब अलग अलग स्पीशीज की फिश को साथ में रखा जा रहा है, सबकी स्पीशी क्या है, डिफरेंट है।
अब स्पीशी को सिलेक्ट कैसे किया जाता है? दे आर चोजन विद डिफरेंट फूड हैबिट। सारी स्पीशीज की फूड हैबिट अलग अलग होनी चाहिए, वरना फिर सभी स्पीशीज फूड के लिए कंपीट करने लग जाएंगे कि कोई कुछ खाता है, कोई स्पीशी ऑफ फिश कुछ खाती है, फिर दूसरी स्पीशी कोई और खाना खाती है, ताकि वो लोग आपस में खाने के लिए लड़े ना, सो दे डू नॉट कंपीट फॉर फूड। अब नीक यूटिलाइजेशन क्या है? नीक यूटिलाइजेशन वो होता है कि हम लोग अलग अलग स्पीशी की हैबिट्स के हिसाब से उन्हें साथ में रखते हैं, ठीक है। तो दिस इंश्योर्स ऑल फूड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द पॉन्ड इज यूटिलाइज्ड। जैसे कि जो कातलाज होती हैं वो सरफेस पे आके खाना खाती है, तो सरफेस का खाना वेस्ट नहीं जाएगा। फिर रोहूज जो है वो मिडिल जोन में खाना खाती है, तो मिडिल जोन का खाना भी वेस्ट नहीं जाएगा, जो पॉन्ड का जो मिडिल जोन है। फिर मृगल्स और कॉमन कार्प जो है वो बॉटम फीडर्स, यानी कि एकदम नीचे जाकर के खाना खाते हैं, तो खाना कहीं पे भी वेस्ट नहीं हो रहा है। नाउ ग्रास कार्प्स क्या है? दे फीड ऑन वीड्स। ये तो सबसे यूजफुल है क्योंकि ये वीड्स को खा जाती हैं। ये जो फिश होती हैं ये वीड्स को खा जाती हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स है, जो बाकी प्लांट्स का न्यूट्रिशन छीन रहे हैं, उन्हें खा जाती है। अब चैलेंजेस क्या है? ये जो फिश है जिन्हें आपस में रखा जाता है, इनमें से बहुत सारी फिश ऐसी होती हैं जो खाली मॉनसून के टाइम पे ब्रीडिंग करेंगी, मॉनसून के टाइम पे मेट करेंगी। तो इसके वजह से जो उन्हें कल्टीवेट कर रहा है जो ह्यूमन बीइंग, उसे पूरा साल भर वेट करना पड़ेगा मॉनसून के लिए, ठीक है, विच इज नॉट प्रॉफिटेबल। एंड दूसरा क्या है? बहुत बार जब मिक्स्ड लार्वा लाया जाता है, मिक्स्ड एग लाए जाते हैं और उन्हें एक पॉन्ड में रखा जाता है, तो हो सकता है कि उनमें से जो मिक्स्ड स्पीशीज लाई गई हैं उस पॉन्ड में, तो उनमें से बहुत सारी स्पीशीज दूसरे फिश को खा जाएं, तो ये भी हो सकता है। तो ये कुछ चैलेंजेस है। मेनी ऑफ दिस फिश ब्रीड ओनली ड्यूरिंग मॉनसून एंड फिश सीड, जिसको एग्स बोला जाता है, कलेक्टेड फ्रॉम द वाइल्ड, कैन बी मिक्स्ड विद अनडिजायरेबल स्पीशीज। तो आपस में ये लोग एक दूसरे से कंपीट कर सकते हैं, एक दूसरे को खा भी सकते हैं। तो सोल्यूशन क्या है? यूज ऑफ हार्मोनल स्टिमुलेशन टू ब्रीड दीज फिश इन पॉन्ड्स इंश्योर्स अ प्योर सप्लाई ऑफ फिश सीड इन डिजायर्ड क्वांटिटी। तो हार्मोन्स के मतलब जरिए से हम लोग जो फिश का जो ब्रीडिंग पीरियड है, वो पहले क्या था? मॉनसून में ही फिक्स था कि वो ब्रीड करेगी तो मॉनसून में ही करेगी, बट उनमें हार्मोन्स इंजेक्ट करवा करके उनके ब्रीडिंग पीरियड को क्या मतलब पूरे साल तक भी मतलब स्ट्रेच किया जा सकता है, मतलब पूरे साल भी ब्रीड कर सकती हैं। तो ऐसे हार्मोनल इंजेक्शंस उन्हें दिए जाते हैं। अब लास्ट टॉपिक है बी कीपिंग, जिसको बोलते हैं एपीकल्चर। तो बी कीपिंग इज अ लो इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चरल एंटरप्राइज यूज फॉर एडिशनल इनकम। तो इसमें उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं लगती है, इसमें मधुमक्खियों को पाला जाता है फॉर हनी तो एंड वैक्स। तो प्रोडक्ट्स क्या क्या मिलते हैं? हनी विच इज वाइडली यूज्ड एज फूड, फिर वैक्स इट इज यूज्ड इन वेरियस मेडिसिनल प्रिपरेशंस। तो वैक्स तो वाइडली यूज किया जाता है इंडस्ट्री वगैरह में, मेडिसिन वगैरह में। अब लोकल इंडियन वैरायटीज क्या है हनी बी की? एपिस सेरेना इंडिका जो इंडियन बी है, फिर एपिस डॉर्सेटा जो कि रॉक बी है, फिर एपिस फ्लोरे जो कि लिटिल बी है। तो ये सब अलग अलग इंडियन वैरायटीज है। अब एक्सोटिक वैरायटी में आता है एपिस मेलिफेरा Italian bee. It is preferred for commercial production because it has a high honey collection capacity. ये ज्यादा हनी प्रोवाइड करते हैं जो Italian bee है। It stings less. ये उतना डंक नहीं मारती हैं, तो जो कलेक्ट कर रहा है हनी तो उसके लिए कम डेंजर है, ठीक है। इट स्टेज इन अ गिवन बी हाइव फॉर लॉन्गर पीरियड एंड ब्रीड्स वेरी वेल। मतलब ये एक बी हाइव में बहुत टाइम तक रहती हैं एंड ब्रीडिंग बहुत अच्छे से करती हैं। अब हनी क्वालिटी, पैस्चरेज क्या है कि जो फ्लावर्स बी को दिए जा रहे हैं, जिसमें से वो नेक्टर सक करके हनी प्रोड्यूस कर रही हैं, तो उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि हनी की क्वालिटी कैसी होगी, फ्लावर्स के क्वालिटी पे डिपेंड करता है। तो पैस्चरेज क्या है? द वैल्यू एंड क्वालिटी ऑफ हनी डिपेंड्स ऑन द पैस्चरेज, that is the flowers available to the bees for nectar and pollen collection। तो अगर flowers ऐसे प्रोवाइड किए जा रहे हैं जिनमें नेक्टर नहीं है, जिनमें पोलन उतना नहीं है, तो फिर जो हनी बीज है वो उतना हनी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगी, क्योंकि नेक्टर वो स्वीट लिक्विड होता है। तो जो हनी में स्वीटनेस आता है ना, वो उस नेक्टर की वजह से आता है। तो अगर बीज को वो फ्लावर्स नहीं मिल रहे हैं जिनमें नेक्टर हो, तब वो हनी भी उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगी। फिर टेस्ट क्या है? द काइंड ऑफ फ्लावर्स अवेलेबल डिटरमाइंस द फाइनल टेस्ट ऑफ द हनी। तो हनी का टेस्ट कैसा होगा वो उन फ्लावर्स पे डिपेंड करता है जिनमें नेक्टर है, ठीक है। तो इसी के साथ हमने ये पूरा चैप्टर फिनिश कर लिया है। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताइएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपके सभी डाउट्स को सॉल्व करने की। सो आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।